Hello guys, my name is Akash and I am here to revise the first chapter of bookkeeping and accountancy, standard 11. Okay, so let's start. The first chapter is introduction to bookkeeping and accountancy. Introduction. Bookkeeping is related with recording of business transaction. Okay, we record all the business transaction under the bookkeeping. Bookkeeping helps us all the business transaction which deals in activities which involve exchange of monies or monies worth. Okay, monies means the hard cash or the bank account, and money is worth with anything which is as equal to the worth of money. Okay, this revision video will wholly from the book provided from state board. Okay, all these activities are recorded for the purpose of taking important decisions. Okay, so bookkeeping also helps you in taking important decisions. Okay, evolution of accounting. In India, during Chandragupta Maurya's regime, Minister Kautilya, there was a minister, I will also use Hindi at times when needed. Okay, so चंद्रगुप्त मौर्य के regime के time पे एक कौटिल्य करके उनका एक minister था जिन्होंने एक book लिखी. It was named as अर्थशास्त्र, where there were traces found. उसमें कुछ बातें पता चली अपने को कि उस टाइम के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते थे, जिसको अपन देशी नामा बोलते हैं. ओके, ये देशी नामा जनरली ट्रेडिशनल इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट होता था, जो कि मैक्सिमम सिंगल एंट्री पे ही काम करता था. ओके, तो ये सब देखते देखते 1494 में लुका दे बार्गो पासियोली ने, एन इटालियन मर्चेंट था वो, उन्होंने क्या किया कि डबल एंट्री बुक सिस्टम को आगे बढ़ाता दिया. ओके, जहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनीज 18-19वीं सेंचुरी में वेयर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज वेयर इन द बूम. Okay, because of this joint stock company and big companies, there was a difference or there was a distance between ownership and management. Just like अपना जो अंबानी भाई है वो अभी इतने सारी कंपनी है, तो हर एक कंपनी में जाके वो खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकता है. तो इट्स लाइक कि वो सिर्फ रिपोर्ट्स ही देखता है. तो अभी अपने अकाउंटेंसी में जर्नल लेजर ये सब एक अकाउंटेंसी का पार्ट है, लेकिन जो बैलेंस शीट पीएनएल है वो रिपोर्ट है, कैश फ्लो एक रिपोर्ट है. तो अपना मुकेश भाई जब बैलेंस शीट और पीएनएल देख लेता है, और कोई भी एक लेमन पर्सन भी जाकर बैलेंस शीट पीएनएल देखेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि एट व्हाट पोजीशन द कंपनी स्टैंडिंग. ओके, 20th सेंचुरी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बूम थोड़ा बढ़ते गया, क्योंकि मैनेजरियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए. ओके, ठीक है. 21वीं सदी तो अपने को पता ही, अपन जिसमें जी रहे, उसमें बिजनेस कॉम्प्लिकेशंस इतने बढ़ गए कि अकाउंटिंग आल्सो हैज टू मॉडिफाई इटसेल्फ. अकाउंटिंग को खुद को मॉडिफाई करना पड़े उस हिसाब से. तो अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स, बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे. All the monetary transaction are recorded date wise recording होती है monetary transaction systematic way of systematically books of accounts में. ठीक है, for accurate business results to make further decision makings. Okay, bookkeeping is an art or science of system recording, classifying, summarizing the financial statement of business for a particular period, generally 1 year. ये जो है, ये जो एक साल है, उसको अपन ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल ईयर, और बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, अभी ये चार लोगों का डेफिनेशन है, वो आप लोग पढ़ लो, जिसके अंदर से मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये पढ़ो और ये पढ़ सकते हो, और बस ये दो भी पढ़ लोगे तो बहुत हो जाएगा एकेडमिकली. ओके, फीचर ऑफ बुक कीपिंग. रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन फर्स्ट फीचर है. ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेकंड फीचर है. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आएगी नहीं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा कैश जिसमें इन्वॉल्व होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो रखना चाहिए. तो और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब किसी के साथ आपने एग्रीमेंट किया, ये किया, वो किया, वो सब इसमें नहीं आने वाला. ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड. स्पेसिफिक पीरियड मतलब 12 महीने के लिए प्रिपेयर होगा,
ये अपन ने देखा है। लेकिन आज आपने 12 महीने के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन उसका सालों साल इम्पैक्ट होगा, सालों साल आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल दो तो इनकम टैक्स में 8 साल की बुक्स लगती है, कभी आपकी स्क्रूटिनी वगैरह आई तो आपको 8 साल की बुक्स देनी पड़ती है उधर आगे। तो तब वो अपनी जो बुक्स अभी ये 12 महीने के लिए प्रिपेयर किए वो आगे चल के काम में आती है। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन के साथ ये सब प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसको साइंटिफिक मेथड भी बोला जाता है कि साइंस के साथ ये सब हो रहा है, एडॉप कंडीशन पे नहीं हो रहा है। एडॉप कंडीशन मतलब चले जा रहा है चले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली, जो कि हमने ऊपर बताया। अभी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, कि कंप्लीट और एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रखनी है अपने को, ऑर्डरली और साइंटिफिकली वो सब रखना है, सिस्टमेटिकली लॉजिकल मैनर में रखना है, वो सब उसका एक पहला ऑब्जेक्टिव है। डेट वाइज और अकाउंट वाइज अपने को इन्फॉर्मेशन अपने हाथों में होनी चाहिए, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। बुक कीपिंग सर्विस परमानेंट रिकॉर्ड है, परमानेंट रिकॉर्ड है जो आगे चल के एविडेंस के रूप में भी पता चलता है कि अपन एविडेंस के फॉर्म में भी उसको किधर सबमिट कर सकते हैं। जस्ट लाइक तुम्हारा किधर कोर्ट में केस चल रहा है कि तुमने फ्रॉड किया, ये किया है, वो किया है, तो जब अगर तुम्हारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट रहेगी तो तुम साबित कर सकते हो यू आर नॉट गिल्टी। ओके, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, वेयर योर बिजनेस स्टैंडिंग, इज इट डूइंग प्रॉफिट और इज इट डूइंग लॉस, ठीक है। फिफ्थ है टू नो योर टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी, दैट इज बिजनेस को कितना देना है और बिजनेस को कितना लेना है दूसरे से, बिजनेसमैन। ओके, सेम नीचे का पॉइंट सेम ही है। ओके, ये बिजनेसमैन के ऊपर बोलता है। सबसे पहला जो पांचवा पॉइंट था वो बोलता है कि बिजनेस को क्या करना है, और नीचे वाला प्रोपराइटर के बारे में बताता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। ओके, तो सेवन पॉइंट बोलता है कि एक आप कंपेयर कर सकते हो दिस ईयर ट्रांजेक्शन विद द प्रीवियस ईयर ट्रांजेक्शन, जस्ट हाउ टू कंपेयर इट, that how much the sales has gone up or the purchase has gone down, sales has gone up or purchase has gone down, or expense has gone up, how the profit has changed, what were the factors or what were the accounts which made impact on your profit and loss account, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कि रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है, कंट्रोलिंग होता है, जो मैनेजमेंट है वो एग्जीक्यूटिव से हो तुम्हारे कंट्रोल एक्टिविटीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के, एविडेंस बन जाता है, प्रूफ बन जाता है, टैक्स लाइबिलिटी पता चलती है आप लोगों को, इनकम टैक्स का कितना आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना आ रहा है, जीएसटी कितना हो रहा है, ठीक है। अभी यूटिलिटी मतलब अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे जो ओनर है उसको पता चले प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, एसेट्स कितने लाइबिलिटीज कितने, उसके लिए मैनेजमेंट विल सी थ्रू द what the future plannings they can make and what the future decision they can do। okay, इन्वेस्टर्स क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकता है वो, और इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट निकालना है उसका, ठीक है, जो किया है वो ऑलरेडी। कस्टमर देख सकता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्वालिटी कैसा है परफॉर्म करने का, सप्लाई ऑफ गुड्स कैसा हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स पर्पज के लिए देख सकता है। लेंडर्स देख सकते हैं should we give him loan or not, or we should not give them loans, तो उसके लिए फाइनेंस लेंडर्स देख सकते हैं। डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट खुद में ही एक डेवलपमेंट कर सकता है वो अकाउंट्स देख देख के, ठीक है, कि अभी अपन ये इस एरिया में बहुत अच्छे है, अभी ये एरिया में ग्रो करना है। ये कुछ डिफरेंसेस बताया अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। तो पहला डिफरेंस है मीनिंग का, ये बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्ड करते क्लासीफाई करते, लेकिन अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड भी करते क्लासीफाई करते समराइज भी करते एनालाइज भी करते इंटरप्रेट भी करते। ओके, अभी रिकॉर्ड और क्लासीफाई इसके अंदर भी है, ठीक है, रिकॉर्ड और क्लासीफाई इसके अंदर ही है। तो बेसिक ये ऐसे सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इधर लिखा है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब जो अकाउंटेंसी है, ठीक है, ये जो बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब जो अकाउंटेंसी वो बुक कीपिंग का पार्ट ही है भाई, वो कोई अलग, सॉरी यार, बुक कीपिंग जो है अकाउंटेंसी का पार्ट है, तो बुक कीपिंग जो है अकाउंटेंसी का पार्ट है भाई, कोई अलग चीज नहीं है। इसलिए ये दोनों चीजें इधर भी लिखी है क्योंकि इसका डेफिनेशन इसको इंक्लूड करके लेता है, ठीक है। अभी स्टेजेस क्या आते हैं, बुक कीपिंग खुद में एक प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटेंसी में दो स्टेज आते हैं, प्राइमरी जो कि बुक कीपिंग है, और सेकेंडरी खुद में एक एनालिसिस और इंटरप्रेट होता है, फिर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है, इसमें क्या करना है, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग के बाद तुमको फाइनलाइज करके हर एक को आपको कम्युनिकेट करवानी है इंफॉर्मेशन, उस फॉर्म में लाना है उस इंफॉर्मेशन के, वो खुद से कम्युनिकेट होते जाए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक कीपिंग छोटा काम है तो जूनियर स्टाफ रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटेंसी बड़ा काम है तो सीनियर स्टाफ रिकॉर्ड करते हैं। आउटकम्स, बुक कीपिंग जर्नल और लेजर में रिजल्ट करता है, और ये बैलेंस शीट पीएनएल में, ये फाइनल में चले जाता है, और वो जो है वो रिकॉर्डिंग सिस्टम में ही रहता है अब तक बुक कीपिंग। ओके, पीरियड, ये डे टू डे बेसिस पे बनता है, और ये जो है अकाउंट्स जो है वो एंटायर ईयर के लिए बनता है। एनालिसिस, बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, वो सिर्फ तेरे को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है, लिखना है, लिखाना है, लिखना है। बट वही अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है कि हर एक इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके उसका रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन नहीं ले सकते खाली रिकॉर्ड्स को देख के, लेकिन जब वो एक अच्छा खासा एक थाली में परोस के आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि आप इंटरप्रेट कर सकते हो, सब कर सकते हो, तो आप अच्छे से उसका ये ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। इधर बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल्स नहीं चाहिए, और इधर रिक्वायर्ड है एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। अकाउंटेंसी का डेफिनेशन था ये, उसमें पूछना नहीं अपने को भी। 3 तरह के बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, कैश बेसिस, अक्रूवल और मर्केंटाइल, और मिक्स्ड और हाइब्रिड। मिक्स्ड और हाइब्रिड को अपन एक काम करते हैं, कट ही कर देते हैं, ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। कैश बेसिस मतलब कैश आई कैश गई, जब कैश आ रही है जब कैश जा रही है तभी रिकॉर्ड करना है। आपने परचेज अगर क्रेडिट पे किए उधर भी पे किए तो प्लीज डोंट रिकॉर्ड इट। व्हेन यू डू इट ऑन कैश, यू पे एक्सपेंस इन कैश, you have to record it, okay. On the other hand, accrual or mercantile system is just opposite of it. Even though the cash is not paid or cash is not received, when the income is due or the expenses are incurred or accrued, sorry, when the expenses are incurred and the income is earned or due or accrued, at that time आपको एंट्री कर देनी चाहिए। उसका एक एग्जांपल है, जैसे आपने 100 रुपए का एक सेल्स किया, ठीक है, जो कि आपने क्रेडिट बेसिस पे किया, तो अभी क्रेडिट बेसिस पे किया, लेकिन आपकी इनकम तो आज अक्रू हो गई ना, आज अपने को इनकम तो मिल गई ना, पर कैश मिली नहीं मिली क्या फर्क पड़ता है, तो अपने को वो रिकॉर्ड करना है। अगर कैश मिल चुकी है और फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तक कैश नहीं मिलती तब तक के लिए रुके, और जब कैश मिलती तब रिकॉर्ड करते हो तो पहले सिस्टम में चले जाएगा, मतलब कैश बेसिस पे चले जाएगा। जो दूसरा सिस्टम है वो एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक है, मतलब आपको कैश मिलो ना मिलो आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे स्ट्राइक, ठीक है। ये मतलब ये बोलता है कि आधी चीजें तुम इस पे रिकॉर्ड करो, एक बार रीड करने के लिए ठीक है, एग्जाम में शायद ही पूछेगी, ठीक है। क्वालिटी, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंपेरेबिलिटी, ये 4 चीजें। अभी सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रेलेवेंस से। रेलेवेंस मतलब यूजफुलनेस। अभी आप 11th कॉमर्स में हो तो साइंस की बुक्स आपके लिए रेलेवेंट होगी क्या? नहीं, तो उसको बोलते हैं रेलेवेंस, मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे लिए यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हमको क्या बताता है, अभी समझ लो तुमको 11th का क्लास लगाना है, एक सीए का लड़का तुम्हारा क्लास ले रहा है 11th का, और एक साइड में एक इंजीनियर क्लास ले रहा है, तो आप किसके ऊपर रिलायबल होगे, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, किसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर लोगे? ऑब्वियसली बात है सी वाले के पास। तो वही बोलता है अकाउंट भी रिलायबल होनी चाहिए, जिसके ऊपर भरोसा रखा जाए, ठीक है। भरोसा कब रखा जाएगा, जब वो डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होगा, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन में ये सिंडेक्स से वो बना होगा। ये सब बातें शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आगे चल के समझ जाएगी, ठीक है, तेरे को समझ गई, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये अकाउंट का बुक सामने रख दिया, समझना चाहिए, ठीक है। समझ रहा है तो बहुत क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो, आपने बहुत अच्छे से बुक कीपिंग किया है, बहुत अच्छे से अकाउंटेंसी कर दिया अगर आपको समझ रहे हैं। कंपेरेबिलिटी मतलब अलग अलग साल का कंपैरिजन होना चाहिए, बाहर के लोगों का अपने साथ कंपैरिजन होना चाहिए। लाइक रिलायंस का कितना सेल है, 1 करोड़ रुपए, मेरा कितना सेल है 50 लाख रुपए, अरे यार मेरा 50 लाख अभी तक कम है। वही अगर रिलायंस और मेरा अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम है, जैसे वो कैश फॉलो करता है मैं मर्केंटाइल फॉलो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम दोनों मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही बताता है अपने को क्वालिटेटिव ये सब, ठीक है। ये गाइस ये सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए रिवीजन वीडियो है, ये आपको थरोली पढ़ना है,
तो लास्ट में दिए गए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अभी हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मतलब क्या होता है? मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, सॉरी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के अंदर दो आते हैं, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, ठीक है। मॉनिटरी मतलब क्या है? जिसमें कैश और कैश का वर्थ दिख रहा है, आ रहा है, जैसे कैश ट्रांजैक्शन, हार्ड कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, वो सब कैश में चले जाएंगे, ठीक है। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसमें उधारी का माल, डेटर्स, ये सब उसमें चले जाएंगे जो कैश मिलने वाला है, मतलब आगे चल के भी अपने को कैश मिलने वाला है। अभी ये जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। अभी बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? आप मेरे को मोबाइल दो, मैं आपको लैपटॉप देता हूँ, आप मेरे को लैपटॉप दो, मैं आपको मोबाइल देता हूँ। एक गुड्स के से दूसरे गुड्स का ये हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज हो रहा है, उसको बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं, जो अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है 8, 9, 10 में, ठीक है। अभी ट्रांजैक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो आपको अभी बताया, मॉनिटरी मतलब जिसमें देखो कैश आ रही है, मतलब परचेज गुड्स फॉर कैश, ओके। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ओके। अमन को गुड्स सोल्ड के 8,000 का, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। नॉन मॉनिटरी में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट वन थिंग, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद में बहुत सारे अपने को ये दिए गए, क्या बोलते हो, डेफिनेशन। तो एंट्री का डेफिनेशन क्या है? जो एंट्री आप पास करते हो रिकॉर्डिंग के लिए उसको एंट्री बोलते हैं। नरेशन मतलब एंट्री के नीचे जो आप ब्रीफ बोलते हो कि एंट्री किस लिए पास की है, जैसे मैंने किसको कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव एंट्री पास की है, तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने कैश प्रणव को दे दी, सॉरी प्रणव ने मेरे को कैश दी, तो ये मेरे को लिखना पड़ेगा। और जो नरेशन होता है वो बिंग और फॉर से स्टार्ट होता है, लेकिन जनरली जो प्रैक्टिस चलती है उसमें बिंग से यूज करते हैं। ऐसा लिखूंगा, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रणव, तो मेनली तो अपन बिंग से यूज करते, तो मेरे को भी तो बिंग ही पता है, ठीक है। गुड्स, गुड्स क्या होता है? मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल। मर्चेंडाइज मतलब ब्रांड, कमोडिटीज मतलब कोई भी चीज, कमोडिटीज में थोड़ा चना वना सब आ जाता है। आर्टिकल मतलब गिफ्ट आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल, आर्टिकल जैसा आर्टिकल। थिंग में मतलब थिंग तो सब कुछ इंक्लूड कर देता है, ठीक है। जिसमें ट्रेडर्स ट्रेड करके खुद का सेल करते हैं और फिर अर्न प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, मेडिसिन आर गुड्स फॉर केमिस्ट, ठीक है, ये सब पढ़ लेना अच्छा है। कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब जो एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, ओके। ये आगे चल के अपने को ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है। बैलेंस शीट की दो साइड आती है, कैपिटल आती है, सॉरी एक एसेट्स आती है और एक आती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ओके। वो आगे चल के अपने को क्लियर होगा सब कुछ। ड्राइंग्स, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स असेट एक्सेट्रा विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। कुछ पैसा निकाल लिया ओनर ने खुद के लिए यूज करने के लिए, जैसा अपना जो बोलते हैं कि बिजनेस के पैसों में से घर का रेंट भर दिया, तो दैट इज ऑल्सो ड्राइंग, ठीक है। पढ़ ले एक बार, रिवीजन हो रहा है, ठीक है। डेटर्स मतलब जिनको अपन ने उधारी पे माल बेचा है, जो जिनको क्रेडिट पे माल बेचा है। क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने अपने को क्रेडिट पे माल बेचा है, जिनसे परचेस किया अपने क्रेडिट पे। बैड डेट मतलब जो जिनको अपने क्रेडिट पे माल बेचा, वो डेटर्स लूट गए, तो अल्टीमेटली अपना ही लॉस हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर एंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग पूरी बनाई, तो वो क्या, मैं ऐसा थोड़ी कि वो 12 महीने के पहले ही मैं यूज करके फेंक दूंगा सब कुछ, नहीं, वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो वन पीरियड के एक्सीड होता है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये वाला लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जो 1 ईयर के नीचे जो पीरियड है उसके लिए होता है, ठीक है। जैसे कुछ भी हो सकता है, सैलरी, रेंट, ये वो, एक साल के कम के लिए बेचते हो आप, उसको देते हो, कुछ भी हो सकता है। मेंबरशिप फीस भी फॉर दैट पर्पस यही होता है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर आपने आज पे कर दिया लेकिन उसके बेनिफिट्स आपको फ्यूचर ईयर्स में मिलने वाले, जैसे अगर एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है कि 5 साल तक तुमने मेरा डीडी नेशनल पर जब तक रामायण चल रहा था तब तुमने मेरा ऐड दिखाना, जब तक महाभारत चल रहा था तुमने मेरा ऐड दिखाना, लेकिन अभी पता चलता है कि महाभारत तो 2 साल चलेगा, तो अपने समझ लो 1,000 रुपये भरा, तो आपको 500 500 हर एक साल में दिखाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
फिर आता है डिस्काउंट्स की तरफ, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो सबसे पहला डिस्काउंट होता है जो आपको लीस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है। लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस जिसे बोलते हैं। कैटलॉग प्राइस मतलब जो कैटलॉग में प्राइस लिखी रहती है। समझ लो ये आपने वॉशिंग मशीन लिया, वॉशिंग मशीन के आगे लिखा है 40,000 का वॉशिंग मशीन है, तो वो है कैटलॉग प्राइस, ठीक है। तो कैटलॉग प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया तो वो हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट सबको ही मिलता है, स्पेशल कस्टमर नहीं हो। उसके बाद में आता है कैश डिस्काउंट। जब आप काउंटर पे पैसे देने जाते हो, आपके पहचान वाला निकलता है, अरे भाई साहब आपको क्या और 10% आप ले लो। या तो ऐसा है कि आप ईएमआई पे ले रहे हो, जो 12 महीने में आपको थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना है, और आप बोलते हो कि मैं एक साथ में सब पेमेंट कर देता हूँ, तो बोलते हैं ठीक है, आप एक साथ में पेमेंट करते हो तो सब 38,000 में उठा लो। समझा? मतलब ये बता रहा हूँ मैं तुमको, 20% डिस्काउंट दे देगा इन शॉर्ट, ऐसा समझ लो, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जिस बंदे की एसेट्स जो उसको लेना है वो देने से ज्यादा है। जैसे उसको किसी से 100 रुपए लेना है और देना 80 रुपए है, तो 20 रुपए वो सॉल्वेंट बंदा है, पैसा है उसके पास। ओके, इंसॉल्वेंट मतलब उल्टा, 100 रुपए देना है लेकिन 80 रुपए है जेब में, विजय मान्य, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है जिसको फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब गुड्स और सर्विसेज देते हैं, परचेस करते हैं, एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, सब करते क्यों? प्रॉफिट करने के लिए। इसको बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन कंसर्न वही होता है, जैसे अपने डैडी वगैरह सब बिजनेस करते हैं, मम्मी बिजनेस करती है, क्यों करती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई दानवीर तो है नहीं कि ऐसी करे। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कौन होता है? जो मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, ये सब जो होते हैं गवर्नमेंट के, ये वो, इनको प्रॉफिट नहीं करना, इनको लोगों की सेवा करनी, वो होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गुडविल मतलब किसी का भी नाम होना है। ओके, गुडविल एक ऐसी चीज है जिसको आप टच नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन ये रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है। आज आपने समझ लो एक दुकान खोली, जैसे अपना डोमिनोज है। डोमिनोज एक पहले 4 दीवारी के अंदर खुला था, लेकिन आज उसकी मार्केट में पहुंच है, मार्केट में उसका नाम है। ओके, सो इफ यू गो टू डोमिनोज एंड ask them to sell their brand name, they will take a huge amount just for a goodwill, क्योंकि उनका उतना नाम है, ठीक है। गुडविल को आप टच नहीं कर सकते, दिखाई भी नहीं देता है, जैसे फर्नीचर दिखा देता है वैसा गुडविल दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम इज लेस देन एक्सपेंसेस। लॉस क्या होता है? एक्सपेंसेस ऑफ मोर देन इनकम, तो तेरा लॉस हो जाता है। ओके, इनकम क्या होता है? इनकम इनकम होती है, उसमें क्या घुसना पता नहीं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू रेवेन्यू होती है। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज जो सेल परचेस करते हैं, सॉरी सेल जो करते हैं रेवेन्यू हो जाता है। इनकम क्या होता है? सेल कर दी और जब कैश आ गया, डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया, उसको इनकम बोलते हैं, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करो, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एसेट, लायबिलिटी एंड नेटवर्क। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मतलब जिसको तो फिजिकली टच कर सकते हो और जो तुम्हारी कंपनी ओन करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी ओन करती है। टाइप्स ऑफ एसेट में क्या आता है? फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट, जो आपको लॉन्ग टर्म यूज में आने वाले, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, ये अपन जल्दी बेचते नहीं है। एक करंट एसेट होता है जो एक ऑपरेटिंग साइकिल में आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। जैसे डेटर्स हो गए, डेटर्स कम ज्यादा होते रहते हैं, बिल्स रिसीवेबल कम ज्यादा होते रहते हैं, कैश कम ज्यादा होती है, बैंक अकाउंट कम ज्यादा होते रहता है। फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मतलब जो अपन ने पढ़ा था, याद है कि एडवर्टाइजमेंट दिया था 2 साल का, तो आधा अपन को ये साल रिकॉग्नाइज करने को पड़ेगा, आधा अगले साल। बट जो आधा ये सब रिकॉग्नाइज किया ना, उसको अपने को एसेट्स में दिखाना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट अपने को सर्विस लेनी है, तो वो हो जाता है तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट। ये आपको डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं है। तो सिर्फ आपको एग्जाम के 3-4 घंटे पहले ये सब लेक्चर देख लोगे तो एक ब्रशअप हो जाएगा, उसके लिए अपलोड हुआ है। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? जो बिजनेस दूसरे को ओन करता है, बिजनेस को जिसको पैसा देना है, वो होता है लाइबिलिटी। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। फिक्स होती है, जो एक पीरियड में नहीं देनी होती है, एक से ज्यादा पीरियड में देनी होती है। जैसे 5 साल का बैंक लोन, ठीक है, वो 5 साल के बाद देना है, तो वो गया तेरा फिक्स लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको पैसा देते रहना है अपने को। छोटे मोटे लोन हो गए, उसमें तेरे को पैसा देना है, तो कोई एक साल के आगे बढ़ाना नहीं है, ठीक है। फिर आता है नेटवर्थ और ओनर कैपिटल। जो कैपिटल मतलब जो अपना बंदा जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो कैपिटल डालता है, उसको बोलते हैं ओनर्स कैपिटल, ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब जिसका होना, मतलब लायबिलिटी मतलब जिसको पैसा देना है, अपने को पैसा कुछ देना है। अब ये पैसा देना है ना, कोई कंडीशन पे निर्भर करता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोर्ट्स, कि आपको 5 लाख रुपए देना है, लेकिन कोर्ट में आपका चल रहा है, वो केस चल रहा है, तो
डिपेंड होता है, केस जीतते हो तो नहीं देना है, हारते हो तो दे देना पड़ेगा, ठीक है। उसको अपन कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी में के बारे में और एक बात है कि उसको अपन रिकॉर्ड नहीं करते, वो सिर्फ बैलेंस शीट के फुट नोट पे दिखाई जाती है, ठीक है। इट इज शोन नॉट ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बट इट इज शोन बाय फुट नोट, ठीक है, ये वाला। अकाउंटिंग कंसेप्ट, कंसेप्शन एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट, रिलायबल, यूनिफॉर्मिटी, जनरली प्रॉपर वैल्यू, रिलायबल फाइनेंशियल, भाई जिस पे भरोसा रख सकते, यूनिफॉर्मिटी, पूरे देश में अकाउंटिंग सेम तरीके से होना चाहिए, प्रेजेंटेशन सेम तरीके होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ये सिंटेक्स में पढ़ेगा अपन आगे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए देखने वाले को, ठीक है। वैलिड एंड अप्रोप्रिएट असेंप्शंस, जो वैलिड एंड अप्रोप्रिएट असेंप्शन है वो लगा लगा के अपने को अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। गाइज ये वापस बता देता हूँ, ये फास्ट ट्रैक लेक्चर है सबके लिए, जो आप आधे घंटे में 3-4 घंटे का लेक्चर आधे घंटे में लिख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ओके। जनरली 11th-12th के लिए कोई करता नहीं, लेकिन मेरे को लगा कि करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। अभी बिजनेस एंटिटी क्या होता है? बिजनेस एंटिटी मतलब अपना जो काम धंधा, उसको बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी कभी भी एक पर्सन से अलग होती है, जो चालू करने वाला है वो अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, ये ब्रशअप करने का है, ठीक है, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। मनी मेजरमेंट्स क्या होता है? जो मनी फॉर्म में आता है उसको मनी मेजरमेंट बोलते हैं, उसको ही रिकॉर्ड करना है बुक्स में। जो मनी फॉर्म में नहीं उसको रिकॉर्ड करना नहीं है बुक्स में, वही बताता है, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट होता है, तो कोई भी एसेट्स वगैरह खरीदते हो तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, या और भी कोई कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट जो जनरली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अपन ने यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल पढ़ लिया ऑलरेडी, यूनिफॉर्म होना चाहिए सब जगह पे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कि एक कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो उसको सालों साल फॉलो करते जाओ, ऐसा नहीं आज ये फॉलो करो कल वो फॉलो करो, आज मैं कैश बेसिस पे कर रहा हूँ, कल मैं अक्रूवल बेसिस पे कर रहा हूँ, परसों मैं हाइब्रिड बेसिस पे कर रहा हूँ, कल मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता था, आज मेरा मन में आज मैं फेयर वैल्यू पे करूँगा। फेयर वैल्यू मतलब आपने कल समझ लो फ्रिज 40 में लिया और आज 10 दिन बीत चुके हैं और आज रिकॉर्ड करने जा रहे हो, वही फ्रिज की वैल्यू 45,000 हो गई, तो 45,000 पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ऐसा बार बार मन मत बनाओ अपना, मत मत चेंज करो, ठीक है। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म मतलब शेख चिल्ली बनने से आपको रोकता है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि जो लॉसेस होने वाले उसके लिए प्रोवाइड करो, लेकिन जो इनकम होने वाला है फ्यूचर में उसके लिए प्रोवाइड मत करो, शेख चिल्ली मत बनो। जो इनकम आगे होने वाला है, आगे जब होगा तब रिकॉर्ड करो, लेकिन आपको पता है कि एक लॉस होने वाला है बहुत बड़ा, जैसे ये बिल्डिंग है उसकी एक दीवार गिरने वाली है, तो वापस वो दीवार बनाने के लिए मेरे को 1 लाख रुपए लगने वाला है, लेकिन कब? वो 6 महीने के बाद, लेकिन ये पता है आपको कि ये लगने ही वाला है, तो ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बट भाई आप इनकम को नहीं कर सकते, ये कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। गोइंग कंसर्न मतलब भाई ये बेसिक एजम्पशन रहता है अपने दिमाग में कि अकाउंट्स लिखने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कि बिजनेस अपना चलते रहना चाहिए, बेसिक एग्जामिनेशन के साथ आप बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी करो, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई मतलब ये जनरल जो प्रिंसिपल्स है वो जनरली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स है। कोई भी बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये तो नहीं सोचता है ना कि खत्म हो जाएगा अपना बिजनेस 2 दिन चल के, ऐसा कोई सोच के चालू नहीं करता है, ठीक है। इनकम जब रियलाइज होता है तभी रिकॉर्ड करो, जैसा अभी सेल्स किया है, भले कैश में करो क्रेडिट में करो, तभी करो। शेख चिल्ली मत बनो, कल सेल्स करने वाला तो कल करूंगा, वैसे मत करो, कल करेगा तो कल रिकॉर्ड कर, ठीक है। अक्रूवल सिस्टम, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अक्रूड। सेल्स कर दिया तो तेरा इनकम अक्रूड हो जाएगा कि तेरे को मिलने ही वाला है। बैंक में डिपॉजिट रख दिया तूने, तो जब बैंक का स्टेटमेंट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आता है तो तेरे को पता चल जाता है कि इंटरेस्ट मिलने वाला है, भले बैंक देगा नहीं देगा, बट तेरे को पता चल रहा है, उसको बोलते अक्रूवल। तो तू अक्रूवल के टाइम पे तेरा अकाउंटिंग कर। डुअल एस्पेक्ट मतलब हर एक क्रेडिट को एक डेबिट होना चाहिए। अपना जो बैलेंस शीट है वो बहुत सी बार सुना होगा तुमने, टैली हो जाता है, जो टैली होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग गलत हो। तो किस हिसाब से टैली होता है? क्योंकि जहाँ एक एसेट में हमने एक अकाउंट को एसेट में हिट किया, दूसरे अकाउंट को लाइबिलिटी में हिट करना जरूरी है, उसको बोलते हैं डुअल कंसेप्ट। वरना दुनिया का शायद अकाउंटिंग में से विश्वास उठ जाए अगर बैलेंस शीट टैली ना हो, ठीक है। डिस्क्लोजर मतलब जो भी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको डिस्क्लोज करनी है, भले वो अकाउंटिंग के फॉर्म में हो या डिस्क्लोजर के फॉर्म में हो। डिस्क्लोजर का फॉर्म अपन ने अभी पढ़ा, कंटिन्यूअल लायबिलिटी एक डिस्क्लोजर का फॉर्म है जो नोट्स में चलेगा। मटेरियलिटी जिसको क्या बोलते हैं कि आपको जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जैसे मैंने किसी को 15,000 का पेमेंट किया, ठीक है, 15,000 एक बहुत बड़ी चीज है,
तो मुझे वो अलग से रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, वही अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने शॉप के लिए छोटी मोटी खरीदी की 200-300 रुपए की, तो उसके लिए अगर मैं नया नया अकाउंट खोलते जाऊँ कि आज मैंने इसके लिए खरीदी की, समझ लो मैं झाड़ू पोछे के लिए 200 रुपए दिए, तो मैं झाड़ू पोछे का भी अकाउंट खोलूँ तो अपना PNL लंबा 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 1-1.5 किलोमीटर का हो जाए। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँगी, एक शॉप एक्सपेंस के नाम का खाता खोलूंगा, उसके अंदर पेंसिल खरीदी, पेन खरीदी, ये सब उसके अंदर डाल दूंगा। वही अगर मैं बहुत बंडल ऑफ पेंसिल खरीदता हूँ, पेन खरीदता हूँ, रजिस्टर सकते हैं, तो एक साल में मेरा 10,000 का खर्चा होता है, तो मैं स्टोर्स और सॉरी स्टेशनरी के नाम से एक अलग से उसका अकाउंट खोल दूंगा, समझे? मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट का बोल रहे जितने भी रेवेन्यू है आपके उस साल के एक्सपेंस से मैच कर दो। ठीक है, अभी उस साल के एक्सपेंस मतलब इस साल में जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो भले वो फिर आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, लाइक ये साल का रेवेन्यू आपका 1,000 रुपया, ठीक है, और 500 रुपया तुम्हारा एक्सपेंस है, उसमें से 500 में से 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है, मतलब अगले साल भरने वाले, फिर भी आपका 500 ही काउंट होगा, क्योंकि वो ये साल का एक्सपेंस है जो अपन PNL में दिखाते हैं। PNL में कभी भी अपन यही साल का एक्सपेंस दिखाते हैं, अगले साल का अगर अपन ने एक्सपेंस भरा है तो माइनस कर देते हैं, और ये साल का अगले साल भरने वाले तो वो इसी साल में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अप्रूवल बेसिस है, अपन कर सकते हैं, मर्केंटाइल बेसिस है, कैश सिस्टम में ऐसा फॉलो नहीं होता। ठीक है, अभी बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अपन ने जो पढ़ा कि बुक कीपिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, जो IFRS के से उठाए गए, मतलब ढापे गए, इन शॉर्ट IFRS क्या है, क्या है, इधर गया नहीं, हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अभी जो था एज जो है वो छोटे लोग फॉलो करते हैं, अभी नया सिस्टम आ गया जिसको बोलते हैं अपन इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स है जो अपन ने ना IFRS पे से ढापा है पूरा, सिर्फ इंडिया का थोड़ा बहुत माल मसाला इधर उधर करके उसको इंडेक्स बना दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ओके। अभी कैसे कैसे टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो, जैसे AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब आप कैसे डिस्क्लोज करना है, क्या किधर डिस्क्लोज करना है, आप क्या पॉलिसी यूज कर रहे हो, आप कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हो, आप अकाउंटिंग किस हिसाब से कर रहे हो, वो सब ये बताता है कि कहाँ कहाँ डिस्क्लोज होना चाहिए सब। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, जो आपका स्टॉक है वो कैसे वैल्यू करना है, AS2 बताता है, AS3 बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करना है, AS6 बताता है डिप्रिसिएशन कैसे करना है। डिप्रिसिएशन में जैसे दो मेथड होती है जो आप आगे चल के सीखोगे। दो मेथड कौन सी होती है, बहुत सारी मेथड होती है, लेकिन जो जो दो सबसे अच्छी है वो होती है SLM मेथड और WDV मेथड। ओके, नहीं आगे चल के आएगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 8वां एज बताते कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब करते हैं, जैसे अभी पुराना की दवाई बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो वो लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर करोड़ों में होता है, और पानी के जैसे पैसा बहा देते वो लोग, जिसमें से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उनको नहीं पता, तो वो कैसे करना, और AS8 बताता है, 9 बताता है रेवेन्यू कब का रिकॉग्निशन करना है, AS10 बताता है फिक्स असेट्स कब रिकॉग्नाइज करने हैं, क्या कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करने हैं, डेप्रिसिएशन देना है नहीं देना, वो सब इसमें चले जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो ग्रांट मिलता है, अभी जैसे कोई धंधा है उसको गवर्नमेंट ने 1,00,000 रुपया दिया ग्रांट के तौर पे कि तो चला हम लोग तेरे को पैसा देते, वो ग्रांट का कैसा तो होगा सब कुछ, ये सिर्फ एक रूल्स है, आया तो आया, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आया तो आया। हाँ, फिर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तूने जितने फिलिंग द ब्लैंक्स के उसमें दिखा है ऐसा पैसा कुछ नहीं ना। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कैसा अकाउंट करना है वो इसमें दिखता है। अकाउंट फॉर टैक्स ऑन इनकम, इनकम को कैसे टैक्स करते हैं, टैक्स टैक्स का क्या इम्पैक्ट होगा अकाउंटेंसी पे, वो सब अपने को AS22 बताता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग हमारा फर्स्ट रिवीजन लेक्चर कंप्लीट करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू अपलोड सच रिवीजन लेक्चर फॉर all the topics, and there will be a mega revision lecture of 3 to 4 hours or 5 hours of whole subject. Okay, so stay tuned for to this channel and please subscribe. Okay, and if you like this video and want to take an full-fledged course, then you may contact on the below website sorry WhatsApp number. Okay, क्या है